नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। छवि थोड़ी देर के लिए झिलमिलाई फिर स्थिर हो गई। स्क्रीन पर एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। एक विशाल भेड़िया जिसके पंख पूरी तरह फैले हुए थे और जिसका शरीर उसके नीचे के पूरे युद्ध क्षेत्र पर हावी था। ये कितना लंबा है? एक शिक्षक ने धीमी आवाज में यह बात कही। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, दूसरे ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा। परिवर्तन क्षमताओं में भी यह अत्यधिक है, सिर्फ उस आकार से ही। ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, किसी ने दखल देते हुए धीरे से कहा। सभी की निगाहें प्रक्षेपण पर टिकी हुई थीं। ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किए बिना भी वे इसे देख सकते थे। जिस तरह से उनके आंदोलनों के आसपास का स्थान सूक्ष्म रूप से विकृत हो रहा था। भीड़ का स्वर बदल गया, पहले की जिज्ञासा खुले अविश्वास में तब्दील हो गई। उनके ऊपर आकाश में छिपे हुए चौथे स्तर के 4 प्रेक्षक उसी प्रक्षेपण के माध्यम से देख रहे थे। उनकी दृष्टि ने उन्हें नीचे वालों की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। उनमें से किसी ने भी तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो वे देख रहे थे वह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। उद्धरण चिन्ह ... उस आकार का। एक बुजुर्ग ने गहरी भौहें चढ़ा ली। दूसरे की निगाहें और भी सख्त हो गईं। ये सिर्फ आकार की बात नहीं है। आवन की निगाहें प्रोजेक्शन पर टिकी रहीं। उद्धरण चिन्ह ... दिलचस्प। दुर्भाग्य से ये लड़का आगे चलकर काफी परेशानी खड़ी करने वाला है। अगली बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले जैसा कई साल पहले हुआ था, जब वह युवती, जिसकी उम्र 16 साल भी नहीं थी, तीसरे रैंक में प्रवेश करने की कगार पर थी। बुजुर्गों में से एक ने उस पर सरसरी नजर डाली, फिर नीचे की स्थिति पर वापस ध्यान केंद्रित किया। यदि प्रारंभिक चरण का रैंक 4 उससे लापरवाही से भिड़ जाता है तो उनके लिए समय आसान नहीं होगा। माइकल अब भी नुकसान में ही रहेगा। ये बात उन सभी को स्पष्ट थी, लेकिन वह उस सीमा को पार कर चुका था जहां अब मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं रह गया था। तीसरे रैंक पर पहुंच चुके किसी व्यक्ति के लिए यह बात हास्यास्पद थी। अंत में एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, नीचे वालों के लिए इतना ही काफी है, उन्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसकी निगाहें अकादमी के मैदान की ओर नीचे की ओर गईं, जहां प्रशिक्षण केंद्र के आसपास और भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद दूसरे ने शांत स्वर में कहा, आप गलत नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ऑरोरा में मौजूद हर प्रमुख शक्ति के पास दूसरों पर नजर रखने के अपने अपने तरीके थे। कोई भी खुले तौर पर किसी दूसरे पर ऐसा करने का आरोप नहीं लगा सकता था। फिर भी इसकी भी कुछ सीमाएं थीं। आवन ने धीरे से अपनी जीभ चटकाए। सही बात है। उसका हाथ आलस से उठा। उसने नीचे नहीं देखा, उसने बस हाथ हिलाया, और देखते ही देखते प्रशिक्षण स्थल के अंदर और आसपास जमा हुए सभी लोग गायब हो गए और अकादमी परिसर के बाहर पूरी तरह से प्रकट हो गए। बिना किसी चेतावनी के। एक पल पहले वे वहां थे, देख रहे थे, अगले ही पल गायब हो गए। ऊपर आसमान में एक बुजुर्ग ने फिर कहा, अगर आपके पास छिपकर देखने का समय है तो आपके पास अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने का भी समय होगा। इतनी ऊंचाई से भी उनकी आवाज में एक शांत लेकिन प्रभावशाली अधिकार झलक रहा था। नीचे विस्थापित हुए लोगों में से किसी ने भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। आकाश की ओर थोड़ी देर झुककर उन्होंने सब तितर बितर हो गए। आवन हल्के से हंसा, कट हो, जरूरी। फिर सन्नाटा छा गया और उनका ध्यान वापस लड़ाई पर केंद्रित हो गया। वैकल्पिक स्थान के भीतर माइकल 60 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। निर्देशक लिन ने ऊपर उसकी ओर देखा, उनके चेहरे के भाव अंततः स्थिर हो गए। पहले का आश्चर्य गायब हो गया था। वह आगे बढ़ी और गायब हो गया। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। तेज, बहुत तेज। 60 मीटर लंबे शरीर के लिए विशाल आकार के कारण उसकी प्रतिक्रिया में देरी हुई, लेकिन सहज प्रवृत्ति फिर भी जागृत हो गई। उसके पंख अंदर की ओर मुड़ गए। बहुत देर हो गई। बूम! एक मुक्का उसके सीने पर जोर से लगा। इस प्रहार से वह हवा में नहीं उड़ा। 60 मीटर का पूरा ढांचा बीच में ही जम गया, क्योंकि बल एक बिंदु पर केंद्रित होकर उसके पूरे शरीर में फैल गया। एक सेकंड बाद उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और देर से हुए प्रभाव के कारण उसका वजन पीछे की ओर खिसक गया, जिससे रेत उड़ने लगी। माइकल लड़खड़ा गया। एक विशाल कदम ने रेगिस्तान में एक खाई बना दी थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या? उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह फिर से वहां आ गई। एक और वार, इस बार उसके बगल में। बूम! आवाज बिजली की तरह कड़क उठी। माइकल का पूरा शरीर चोट से मुड़ गया, उसका विशाल शरीर एक तरफ घिसकता चला गया और हवा में रेत उड़ गई। निर्देशक लिन ने उन्हें समय नहीं दिया। वह फिर हिली। एक धुंधली सी आकृति, एक उपस्थिति, फिर एक और प्रहार। बूम बूम बूम! हर वार सटीक लगा। माइकल ने पलटवार करने के लिए अपना पंजा उठाया और वह उसके अंदर घुस गई, जिससे एक मुक्का ठीक कोण पर उसकी कलाई के जोड़ पर लगा। जो मुड़ गया। वह लगभग तुरंत ठीक हो गया, लेकिन उसका पंजा फिर भी चूक गया। उसके कंधे पर एक और चोट लगी। उसका संतुलन फिर बिगड़ गया। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... वह मुझे अभिभूत कर रही है। एक और प्रहार उसकी छाती पर पड़ा। इस बार माइकल ने पलटवार किया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और जमीन उसके पैरों तले धंस गई, क्योंकि उसने खुद को उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए मजबूर किया। एक क्षण के लिए वे आमने सामने आ गए, शक्ति का टकराव हुआ। फिर डायरेक्टर लिन की मुट्ठी घूमी, बल की दिशा बदल गई और माइकल फिर पीछे धकेल दिया गया। उसका विशाल शरीर रेगिस्तान में फिसल गया और रेत में एक गहरा निशान बनाता हुआ स्थिर हो गया। मौन। माइकल उसे घूरता रहा, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ...
तुम जादूगर नहीं हो। निर्देशक लिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैंने कभी कहा था कि मैं थी? माइकल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह जिस शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या रैंक 4 के सभी खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं? ये सवाल उनके मुंह से अनजाने में ही निकल गया, जबकि वे इसे पूरी तरह से कहना नहीं चाहते थे। निर्देशक लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं। वो फिर आगे बढ़ी। मैं खुद को रोक रही हूँ। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस पल अचानक कुछ समझ में आया। अगर यह उसका संयम था तो उन लोगों का क्या जो संयम नहीं बरतते? उन लोगों का क्या जो पूरी तरह से शरीर पर केंद्रित है? शुद्ध शक्ति, शुद्ध शारीरिक युद्ध, ये कैसा अनुभव होगा? अगर यह चौथा रैंक था तो वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस एहसास ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत हुआ। उस विशाल भेड़िए के रूप में भी वह दिखाई दे रहा था। सदमा मिट गया और उसकी जगह कुछ और आ गया। उसके पंजे जमीन में धंस गए। उसके चारों ओर हवा संकुचित हो गई। आगे बढ़ने के बाद माइकल ने एक और बात पर भी ध्यान दिया। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई विधिवत रूप से तीसरे पद तक पहुंचता है तो उसके नियम का बीज भी उसी प्रकार विकसित हो जाता है। ये बात तर्कसंगत थी। इसे आरोहण इसीलिए कहा जाता था। जब नियम ही हर चीज का आधार हो तो यह संभव ही नहीं था कि वह परिवर्तित रहे। माइकल का शरीर धीरे धीरे लुप्त होने लगा, यहाँ तक कि वह उस स्थान पर दृष्टिहीन हो गया जहां वह मौजूद था। निर्देशक लिन तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उसकी इंद्रियों में कुछ असामान्य हो रहा था। माइकल वास्तव में गायब नहीं हुआ था। वह इस बात को पूरी निश्चितता से महसूस कर सकती थी। वह अभी भी आसपास ही था, अभी भी उसी स्थान पर मौजूद था, लेकिन किसी कारणवश वह उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा पा रही थी। संकेत तो मौजूद था, लेकिन वह एक स्थिर बिंदु में तब्दील होने से इनकार कर रहा था। हर बार जब उसकी दृष्टि उसे पकड़ने की कोशिश करती तो वह फिसल जाता था। वह शांत खड़ी रही और इंतजार करती रही। फिर उसने अपने पीछे से कुछ उठाया। वह मुड़ी और बिना किसी झिझक या चेतावनी के तुरंत मुक्का मार दिया। हवा में ही एक आकृति प्रकट हुई। माइकल उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां उसकी मुट्ठी पहले से ही पहुंच रही थी, और दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर हुई जिससे रेगिस्तान की सतह पर दूर तक एक तीव्र आघात की लहर दौड़ गई। लेकिन निर्देशक लिन का ध्यान अब प्रभाव से हटकर उनकी उपस्थिति पर केंद्रित हो गया था। वह अलग दिख रहा था। उसके चारों ओर एक गहरे भूरे रंग की आभा छाई हुई थी। सच तो यह है कि माइकल अब किसी एक राज्य में नहीं था। वह दो में था। एक शुरुआत से संबंधित था, दूसरा अंत से। जितना अधिक वह संघर्ष करता गया उतना ही माइकल को अपनी ताकत का एहसास होता गया। वह शक्तिशाली था। जागने के बाद जब उसने अपने आंकड़े देखे तभी से उसे यह बात सैद्धांतिक रूप से पता थी। लेकिन संख्याओं को जानना और व्यवहार में उन संख्याओं का अर्थ समझना बिल्कुल अलग बातें थीं। वह अब बहुत शक्तिशाली हो गया था। अगर नरक में उसके पास इतनी ही ताकत होती तो वह यकीन से नहीं कह सकता था कि वह वहां रैंक 4 के दुश्मनों को हरा पाता। लेकिन उसे यकीन था कि वह उन्हें कड़ी टक्कर देता, जो उस मुठभेड़ की हकीकत से बिल्कुल अलग होती, जहां उसने आखिरकार सब कुछ अपने मरे हुए साथियों के भरोसे छोड़ दिया था और सिर्फ अपनी जान बचाने पर ध्यान केंद्रित किया था। इसी बात पर माइकल को यह भी एहसास हुआ कि उनके इस विचार में वह गलत थे कि उनके पद से उनके कानून को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। उसे एक बदलाव मिला था। जब वह पहली बार जागा तो उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्नति के बाद सब कुछ एक साथ नया और परिचित सा लग रहा था, और आंखें खोलने से पहले ही निष्क्रिय अवस्था सक्रिय हो चुकी थी। तुलना करने के लिए कोई पूर्व स्थिति न होने के कारण उसे ऐसा बदलाव जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था उसकी सामान्य स्थिति से अलग नहीं लगा। लेकिन अपने कानून के साथ साथ अपने दूसरे राज्य को सक्रिय करने के बाद वह अब इसे नकार नहीं सकता था। प्रतिध्वनित अस्तित्व के नियम ने उसे आत्मा द्वारा उससे जुड़े किसी भी प्राणी के गुणों की नकल करने की शक्ति दी थी, लेकिन ये हमेशा पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक नकल ही होती थी। यही इसकी मूलभूत सीमा थी। नरक में जब उसने आरंभ के नियम की नकल की और एक दैत्य बनने का प्रयास किया तो परिणाम मूल के करीब भी नहीं पहुंचा। अंतर स्पष्ट था। माइकल कभी कभी नकल की गई चीज से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाता था। इसका कारण उसकी बुनियाद थी। मूल से मजबूत बुनियाद होने पर नकल किए गए कुछ गुण स्वाभाविक रूप से उसके माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से प्रकट होते थे, लेकिन कुछ ऐसे गुण भी थे जिनमें वह मूल की बराबरी नहीं कर पाता था। शुरुआत में कानून के अनुसार बढ़ते समय शरीर का पूरा आकार, लुप्त होने की गहराई और छिपाव, इन चीजों के लिए मूल रूप को पूरी तरह से साकार करना आवश्यक था, और माइकल केवल आंशिक प्रतिबिंब पर ही काम कर रहा था। उनके मौजूदा परिणामों से पता चला कि उस आंशिक प्रतिलिपि की अधिकतम क्षमता बढ़ गई है। ऊपर चढ़ने के साथ होने वाले स्वाभाविक सुधार को छोड़ दे तो कोई निष्क्रिय क्रिया सक्रिय रूप से उत्पादन को बढ़ा रही थी। ये वृद्धि वास्तविक थी। जैसे जैसे ये विचार उसके मन में घूमते रहे, लड़ाई और भी तेज होती गई। हर झड़प पिछली झड़प से कहीं ज्यादा तीखी होती गई। दुर्भाग्यवश जब माइकल ने बिगिनिंग की विशेषता का उपयोग करके खुद को और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो डायरेक्टर लिन वास्तव में उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। यहां तक कि उनके द्वारा किए गए वार भी जानलेवा नहीं थे, जिससे माइकल को लगा कि हालांकि वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है, फिर भी वह रैंक 4 के बराबर पहुंचने से बहुत दूर है। हालांकि कोई समस्या नहीं थी। रैंक 4 से पहले उसके पास अभी और भी स्तर थे। उसे शक था कि उसकी प्रगति रुक जाएगी। उस समय वह निर्देशक लिन के साथ फिर से लड़ना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलता है। अचानक निर्देशक लिन पीछे हट गए। बस बहुत हो गया, अब और आदान प्रदान की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी आवाज पूरे वातावरण में साफ साफ सुनाई दी। माइकल अचानक रुक गया और अपने आसपास देखने के लिए मुड़ गया।
उनके आसपास का रेगिस्तान अब रेगिस्तान नहीं रहा था। जमीन परत दर परत धंस गई थी, गहरी खाइयां जमीन को निशानों की तरह काट रही थीं। गर्मी और दबाव से पूरे हिस्से कांच जैसी सतह में बदल गए थे। हवा भी अभी हल्की हल्की कांप रही थी, उनके द्वारा किए गए हर काम से अस्थिर थी। कुछ पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। माइकल का विशाल शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। 60 मीटर लंबा शरीर सिकुड़ने लगा, दबाव कम हुआ, पंख मुड़ गए और कुछ ही सेकंड में वह फिर से मानव रूप में खड़ा हो गया। उसकी सांसें पहले से थोड़ी तेज चल रही थी। उसने तुरंत अपने स्टोर रूम में हाथ डाला और नए कपड़ों का एक सेट निकाल लिया। नक्काशी तो कमाल की थी। माइकल को इसमें सबसे ज्यादा नापसंद ये था कि हर बार इस्तेमाल करने के बाद उसके कपड़े उतर जाते थे। कपड़े पहनने के बाद डायरेक्टर लिन बिना कुछ कहे उन्हें उस वैकल्पिक स्थान से बाहर ले आए। वे प्रशिक्षण केंद्र के अंदर फिर से प्रकट हुए। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके शरीर का तनाव कम हो गया और उसे पहले से ही महसूस होने लगा कि उसका खुद पर नियंत्रण शुरुआत की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। निर्देशक लिन उनके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, मानो कोई किसी बात को ध्यान से तौल रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपके पास कोई मास्टर डिग्री है? माइकल ने असमंजस में उसे देखा। ये सवाल अचानक से आया था। उद्धरण चिन्ह ... नहीं। निर्देशक लिन की आंखें थोड़ी तेज हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। इसके बाद कुछ देर का विराम रहा। उद्धरण चिन्ह ... एक रखने के बारे में आपका क्या विचार है? उसका लहजा अनौपचारिक था। माइकल जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अचानक उनके चारों ओर 4 आकृतियां प्रकट हो गईं। डायरेक्टर लिन के शब्द सुनते ही आर्वेन और बाकी 3 लोग नीचे उतर आए थे। निर्देशक लिन के चेहरे पर तनाव आ गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जीभ से एक क्लिक की आवाज निकाली। उद्धरण चिन्ह ... छी, उसे पहले से ही पता था कि बहुत देर हो चुकी है। बुजुर्गों में से एक ने तुरंत कहा, चालाक औरत। दूसरे ने स्पष्ट रूप से मजाक उड़ाते हुए उसकी ओर देखा। उसे अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रही हो। निर्देशक लिन की निगाहों में झुंझलाहट झलक रही थी। आवन मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। उद्धरण चिन्ह ... आपको वैकल्पिक स्थान के अंदर पूछना चाहिए था। उसने फिर से अपनी जीभ चिटकाए। अब वह ये जानती थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे चारों उसे इस बारे में एक पल भी चैन से नहीं रहने देंगे। उसके मन में कई विचार कौंधे और वह सोचने लगी कि क्या उसे माइकल से पूछना चाहिए कि उसके जीवन में मां जैसी किसी शख्सियत की मौजूदगी के बारे में उसका क्या विचार है। उसने उसकी फाइलें पढ़ ली थीं। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि गोद लेने जैसी बात पर वह कैसा महसूस करेगा। अगर माइकल को पता होता कि उस समय डायरेक्टर लिन के मन में क्या चल रहा था, तो उसे अपनी हड्डियों तक एक गहरी सिहरन महसूस होती। कुछ क्षणों के लिए कोई नहीं बोला। प्रशिक्षण केंद्र के अंदर का वातावरण अब अजीब तरह से भीड़भाड़ वाला लग रहा था। रैंक 4 के 5 शक्तिशाली योद्धा, जिनमें से प्रत्येक अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखता था, सभी एक ही कमरे में खड़े होकर रैंक 3 के एक नवोन्नत योद्धा को देख रहे थे। माइकल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस स्थिति में उसे किस तरह का भाव दिखाना चाहिए, इसलिए वह केवल एक अटपटी मुस्कान ही दे सका। बुजुर्गों में से एक ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आपने हमें वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। दूसरे ने नाक सिकोड़ी। आश्चर्य, ये तो बहुत हल्की बात है। उसकी निगाहें माइकल पर सिर से पैर तक घूम गईं, उसकी पैनी नजर में साफ झलक रही थी। एक लड़का जो अभी अभी तीसरे रैंक में आया है, फिर भी इतना कुछ कर सकता है। पहले की तरह शांत रहने वाले बुजुर्ग ने आखिरकार बोलना शुरू किया। बेतुका। माइकल ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अंत में वह बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना गाल खुजला सका। उद्धरण चिन्ह ... क्षमा मांगना। इस पर उन 5 ने उसे अजीब नजरों से देखा। फिर आर्वेन हंस पड़ा। देखो तो जरा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह का इंसान है। निर्देशक लिन ने अपनी जीभ चिटकाए। आवन ने हल्के से हाथ हिलाया, मानो मामले को टाल रहा हो, फिर उसकी निगाहें पूरी तरह माइकल पर टिक गईं। हालांकि उसकी मुस्कान बरकरार थी, लेकिन उसका लहजा अधिक गंभीर हो गया। अब जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हो, तो तुम जब चाहो अकादमी छोड़ सकते हो। यहाँ कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। माइकल ने पलकें झपकाईं। वह बयान अचानक से आया था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, आर्वेन ने आगे कहा, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके चेहरे से सहजता गायब हो गई। अकादमी में रहना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये विपत्ति के दौरान हुई घटनाओं की वजह से है? क्या फिर से वही संग? आवन ने एक बार सिर हिलाया। यह इसका एक हिस्सा है। वह एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन इससे भी बढ़कर यह इसलिए है क्योंकि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। माइकल रुका। यह बात अटपटी लग रही थी। आवन को उसकी उलझन का एहसास हुआ। उसने शांत भाव से कहा, कमजोर लोग कम ध्यान आकर्षित करते हैं, ताकतवर लोग बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर अवांछित लोगों का ध्यान। प्रशिक्षण केंद्र में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि निदेशक लिन ने भी कोई दखल नहीं दिया। आवन की निगाहें माइकल पर टिकी रहीं। पहले अगर कोई आप में दिलचस्पी भी लेता था, तो भी ज्यादातर लोग सतर्क ही रहते थे। एक प्रतिभाशाली छात्र बेशक कीमती होता है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ एक छात्र ही होता है। कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें लोग खुलेआम पार करने से हिचकिचाते हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें कोई हास्यबोध नहीं था। अब ये बदल गया है। माइकल के चेहरे पर धीरे धीरे गंभीरता आ गई। आवन ने आगे कहा, आपने लोगों को लालची बनाने के लिए काफी कुछ दिखा दिया है। कुछ मामलों में तो लालच से भी कहीं अधिक। जिज्ञासा, भय, महत्वाकांक्षा, ये सभी भावनाएं अपने अपने तरीके से खतरनाक हैं। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, और अगर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो वे उतने ही मजबूत लोगों को नहीं भेजेंगे जितने वे पहले भेजते थे। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
वे और भी ताकतवर भेजेंगे। शांत स्वभाव के बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। सही है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, अलग दिखने में यही समस्या है। जब कमजोर तरीके पर्याप्त नहीं रह जाते तो अगले तरीके शायद ही कभी सुखद होते हैं। आवन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आए। दूसरे शब्दों में कहें तो बधाई हो, अब तुम इतने परेशानी भरे हो गए हो कि परेशानी पैदा करने वाले लोग भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। माइकल ने एक छोटी सी सांस छोड़ी। ये बिल्कुल भी सुकून देने वाली बात नहीं थी। आवन को उसके हाव भाव देखकर हंसी आ गई। तो सावधान रहना, अगर तुम अकादमी परिसर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, तुमने यह आजादी कमाई है। इसके बाद कुछ देर का विराम रहा, लेकिन ये समझ ले कि इन दीवारों के बाहर हालात अलग हैं। बहुत सावधान रहें। आर्वेन के बोलने के बाद माइकल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। कुछ देर रुकने के बाद माइकल फिर बोला, तो क्या अब मैं अकादमी परिसर से जा सकता हूँ? इससे उन पांचों का ध्यान फिर से उसकी ओर आकर्षित हो गया। माइकल ने हल्के से अपना गाल खुजाया। मैं कुछ समय के लिए घर जाना चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलने। सबसे पहले एक बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... परिवार है ना? दूसरे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, शांत स्वभाव वाले बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, दरअसल बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। माइकल ने उसकी ओर देखा। बड़े ने आगे कहा, जागृति के बाद आप जितना अधिक समय यहाँ बिताएंगे, बिना ध्यान आकर्षित किए चलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ छात्र और शिक्षक हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, और जैसे ही हम इस जगह से बाहर कदम रखते हैं, कई समूह हमारी गतिविधियों से अवगत हो जाते हैं। शायद पहले भी आप पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति अलग है। आपके जैसे भविष्य की संभावनाओं वाले 19 वर्षीय तीसरे दर्जे के जागृत व्यक्ति और दूसरे दर्जे के जागृत व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। माइकल को तुरंत समझ आ गया। इसके बाद निर्देशक लिन ने बात की, आपने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया है। अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि इसमें और इजाफा न करें। माइकल ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया, बुजुर्गों में से एक ने लगभग बाद में सोचते हुए कहा, और ज्यादा देर तक दूर मत रहना। माइकल रुका। उद्धरण चिन्ह ... क्यों? उसके मन में पहले से ही कई अनुमान बन रहे थे, लेकिन सवाल सहज रूप से उसके मुंह से निकल गया इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। आवन ने जवाब दिया, अकादमी में तुम्हारे लिए करने को बहुत कुछ है। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आवन ने हल्की सी मुस्कान दी। आपको नहीं लगा था कि तीसरे रैंक पर पहुंचने से आपकी व्यस्तता कम हो जाएगी, है ना? एक अन्य बुजुर्ग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर कुछ है तो इससे आप और भी उपयोगी बन जाते हैं। माइकल को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। शायद पहले वर्ष में ही कोई छात्र अकादमी में रहकर चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अपनी योग्यता बढ़ा सकता था, लेकिन दूसरे वर्ष से आगे भले ही किसी का बाहर जाकर संसाधन जुटाने का कोई इरादा न हो, अकादमी ऐसी निष्क्रियता को बर्दाश्त नहीं करती थी। जो लोग अपनी उपयोगिता साबित करने में विफल रहे, उन्हें अंततः हटा दिया जाएगा यदि उन्हें नजरअंदाज करना संभव न हो। चीजें इसी तरह काम करती थीं। अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता को देखते हुए माइकल को कहीं अधिक आश्चर्य होता अगर उन्हें उसे एक साधारण प्रथम वर्ष के छात्र की तरह जीवन जीना जारी रखने की अनुमति दी जाती। उसने एक गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। मिशन पर भेजे जाने पर माइकल ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। यह उचित ही था। इस दुनिया में कुछ भी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलता। उसने जो ज्ञान अर्जित किया था, जिसने उसके समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह अकादमी के समर्थन के बिना संभव नहीं होता। आवन ने शांत भाव से कहा, अब आप उस अवस्था में नहीं है जहां आप अकेले रहकर धीरे धीरे विकास कर सकें। आपकी नींव पहले से ही रखी जा चुकी है और अब किसी भी विकास में वर्षों लग सकते हैं। अब आपको परिष्करण की आवश्यकता है। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... तो क्या मैं जान सकता हूं कि अकादमी ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है? इस पर उन पांचों के बीच एक संक्षिप्त नजर का आदान प्रदान हुआ। अंत में आर्वेन ने जवाब दिया, ये ठीक रहेगा। वह थोड़ी देर रुका। जब आप बेहोश थे तब हमने आपके विकास के अगले चरण के बारे में निर्णय लिया। आपको एक बाहरी मिशन पर भेजा जाएगा। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... बाहरी, वह इसका मतलब समझ सकता था, लेकिन आर्वेन के कहने के तरीके से उसे लगा कि फिर भी उसे पूछना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह ... इसका असल में क्या मतलब है? आवन ने सीधे उसकी ओर देखा। इसका मतलब है ऑरोरा के बाहर। माइकल थम गया। उद्धरण चिन्ह ... बाहर, जैसे किसी दूसरे लोक में। आवन ने हल्के से सिर हिलाया। कई वर्षों से संघ अन्य लोगों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, शक्ति का मापन केवल व्यक्तिगत ताकत से नहीं होता, गठबंधन भी मायने रखते हैं। आवन ने सहजता से अपनी बात जारी रखी। और इस साल की शुरुआत में साधारण संपर्क से आगे बढ़कर एक आदान प्रदान का निर्णय लिया गया। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... विनिमय, एक निश्चित अवधि के लिए अरोरा और कई सहयोगी राज्य व्यक्तियों का आदान प्रदान करेंगे। सटीक वर्गीकरण स्थिति पर निर्भर करता है। माइकल तुरंत समझ गया। उद्धरण चिन्ह ... तो मुझे वहीं भेजा जाएगा? संभवतः, हाँ। कुछ देर की खामोशी के बाद अरविंद ने कहा, आप अकेले नहीं होंगे, लेकिन आपकी स्थिति कुछ हद तक अनोखी है। उद्धरण चिन्ह ... अद्वितीय कैसे? तुम्हें यहाँ भेजने के दो मकसद हैं। आर्वेन ने एक उंगली उठाई। पहला, अनुभव। दूसरी उंगली भी उठाए। दूसरा, दूरी। तुमने हाल ही में बहुत ज्यादा ध्यान खींचा है। अगर तुम ऑरोरा छोड़ दोगे तो तुम्हारी मौजूदगी नजरअंदाज हो जाएगी। माइकल समझ गया। उद्धरण चिन्ह ... तो यह चीजों को शांत करने का भी एक तरीका है। आवन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। बिल्कुल सही। जब तक तुम लौटोगे शुरुआती ध्यान का उछाल शांत हो चुका होगा।
या कम से कम संभालना आसान हो गया होगा। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। ये बात समझ में आ गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, क्या आपको पहले से ही पता है कि मैं किस लोक में जाऊंगा? इस पर पांचों के बीच एक बार फिर संक्षिप्त रूप से नजरों का आदान प्रदान हुआ। सबसे पहले एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, अभी नहीं, आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके लिए यह विकल्प अपेक्षाकृत सुरक्षित हो। माइकल की भौहें थोड़ी सी उठी। तुलनात्मक रूप से आवन ने हल्की सी मुस्कान दी। आप ऑरोरा के बाहर जा रहे हैं, किसी हॉलिडे एस्टेट में नहीं। यह उचित था। माइकल ने सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर लिया। सच कहें तो अगर अब भी अपने द्वारा झेली गई हर चीज और वर्तमान में उसके पास मौजूद हर चीज के बावजूद वह इस तरह का कदम उठाने से डरता है, तो भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जब उसकी प्रतिभा भी उसे आगे ले जाने के लिए पर्याप्त न हो। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, उसने अंत में कहा। बुजुर्गों में से एक उस जवाब से थोड़ा संतुष्ट प्रतीत हुआ। अच्छा, फिर एक और व्यक्ति बोला, चूंकि आप संभवतः कुछ समय के लिए ऑरोरा से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपने परिवार को अकादमी के करीब ले आना चाहिए। माइकल ने पलकें झपकाईं। बुजुर्ग ने आगे कहा, यदि आपका हृदय अशांत है तो आपका मन भी अशांत रहेगा। बेहतर है कि आप उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर और अपने करीब रखें। निर्देशक लिन ने एक बार सिर हिलाया। यह बुद्धिमानी भरा कदम होगा। आवन ने आगे कहा, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये जानना कि वे अकादमी के पास हैं आपके लिए कई चीजें आसान बना देगा। माइकल के चेहरे के भाव बदल गए। घर लौटने की उसकी योजना में ये पहले से ही शामिल था। उन्हें सीधे ये कहते हुए सुनकर उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह ... मैं पहले से ही इसके बारे में सोच रहा था, उन्होंने स्वीकार किया। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तो फिर कर लो, ज्यादा देर मत करो। एक बार काम तय हो जाने के बाद शायद तुम्हारा समय पूरी तरह से तुम्हारा न रहे। जी श्रीमान। अब माइकल सिर्फ घर जाना चाहता था। अगर जाने से पहले वह अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर बसा पाता तो उसके मन का एक बड़ा बोझ काफी हद तक कम हो जाता। फिर मैं घर जाऊंगा, वहां के मामलों को सुलझाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा। निर्देशक लिन ने उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, ध्यान रखना कि तुम ऐसा करो और रास्ते में ज्यादा परेशानी खड़ी करने की कोशिश मत करना। उद्धरण चिन्ह ... मैं सावधान रहूंगा। अच्छा, इसी बीच ब्राइटगेट सिटी में दो किशोरों को एक कमरे में देखा जा सकता था जो देखने में गेम पॉड्स जैसी दिखने वाली एक जोड़ी में प्रवेश करने वाले थे। आज हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? लिली ने पूछा जब जेस्टर अपने पॉड में आराम से बैठ गया और कवर की ओर हाथ बढ़ाया। जेस्टर ने सवाल पर जरा भी विराम नहीं लिया। उन्होंने कहा, धारा जो भी फैसला करे। ऑरोरा में माइकल की लोकप्रियता के चरम पर जेस्टर दिखने में लगभग माइकल जैसा ही था, बस उनमें छोटा था। इसी वजह से दूसरे स्ट्रीमर्स के लाइव प्रसारण में नजर आने के बाद जेस्टर ने काफी बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली थी। लिली भी पीछे नहीं रही, हालांकि उसकी फैन फॉलोइंग भी काफी थी, लेकिन माइकल जितनी नहीं बढ़ी थी। जेस्टर ने फली का ढक्कन बंद कर दिया। एक पल के लिए दुनिया में अंधेरा छा गया, फिर रोशनी लौट आए। जैसे ही उसकी चेतना खेल के मैदान में स्थिर हुई, एक परिचित इंटरफेस उसके सामने फैल गया, एक विशाल डिजिटल क्षितिज जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद लिली उसके बगल में प्रकट हुई, उसका शरीर हल्की सी चमक के साथ स्थिर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... अभी भी अजीब सा लग रहा है, उसने बुदबुदाते हुए अपनी उंगलियों को इस तरह हिलाया जैसे वह जांच रही हो कि वे असली हैं या नहीं। जेस्टर ने अपने कंधे एक बार हिलाए, मानो उसे इसकी आदत हो गई हो। तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारी इंद्रियां बहुत संवेदनशील हो गई हैं। समय बर्बाद किए बिना उसने अपना हाथ झटका। उसके सामने एक पारदर्शी पैनल खुल गया। स्ट्रीम इंटरफेस, स्थिति ऑफलाइन, दर्शक 0। उसने उसे थपथपाया। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रीम स्थिति लाइव। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर संख्या में अचानक उछाल आया। 10, 53, 120, 500। ये संख्या लगातार बढ़ती रही। कुछ ही सेकंड में दर्शकों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई, फिर 5000, फिर 10,000। जेस्टर इसे शांति से देखता रहा जब तक कि यह 20,000 से ऊपर स्थिर नहीं हो गई। सप्ताहांत था, व्यस्त समय, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हे, उसकी आवाज नदी में आसानी से सुनाई दी। मुझे याद किया। चैट तुरंत ही वायरल हो गई। वह लाइव है। जेस्टर, चलो चले। मैं जानता था। आप इतने सुंदर क्यों हैं? मुझसे शादी कर लो प्लीज। लिली कहाँ है? लिली सबसे अच्छी लड़की है। स्ट्रीमिंग अभी अभी शुरू हुई। भाई फिर अचानक कहीं से आ गया। मैंने इसके लिए दोपहर का खाना छोड़ दिया। संदेश इतनी तेजी से आए कि वे धुंधले हो गए। जेस्टर थोड़ा पीछे झुक गया, जाहिर तौर पर उसे इसकी आदत हो गई थी। आराम करो, एक एक करके। इससे स्थिति और भी खराब हो गई। वह बोला, मेरा नाम बोलो, मुझे तुमसे प्यार है। कृपया एक गेम चुने, चैट को निर्णय लेने दें। उसने कहा, आराम करो। ओह माय गॉड, मैं आराम नहीं कर रहा हूँ। कुछ ही क्षण बाद लिली स्क्रीन पर उसके बगल में दिखाई दी और एक खाली भाव से चारों ओर स्क्रॉल हो रही अव्यवस्था को देखने लगी। उद्धरण चिन्ह ... वे हर बार ऐसे ही क्यों होते हैं? जेस्टर ने उसकी तरफ देखा। वे उत्साहित हैं। यह उत्साह नहीं है, लिली ने सपाट स्वर में कहा। यह एक समस्या है। बातचीत का रुख तुरंत बदल गया। लिली, लिली यहाँ है। रानी, वो इतनी सुंदर है। मुझ पर कदम रखो। लिली, मुझे नोटिस करो। लिली के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उद्धरण चिन्ह ... मुझे यहाँ आने का अफसोस है। जेस्टर हंस पड़ा। तुम तो हर बार यही कहते हो। जेस्टर ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। उससे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि चैट की गति और बढ़ गई। उन्होंने हल्की सी आह भरी और फिर कहा, आप लोग शांत हो जाए।
मेरी बहन और मैं तो सिर्फ 16 साल के हैं। एक पल का विराम, फिर वह थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज में आधी गंभीरता और आधी हंसी झलक रही थी। अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे तो मुझे तुम सबकी शिकायत अधिकारियों से करनी पड़ सकती है। एक पल के लिए अजीब सी शांति छा गई, फिर चैट पहले से भी ज्यादा तेजी से शुरू हो गई। सिर्फ 16 साल की, और भी बेहतर। वैसे हम दोनों की उम्र एक जैसी है। ये जायज खेल है। मुझे अच्छे समय की धमकी मत दो। कृपया मेरी रिपोर्ट करें। मैं समझा सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे रिहा करो, मैंने कुछ नहीं किया। लिली ने धीरे से अपना सिर जेस्टर की ओर घुमाया। उद्धरण चिन्ह ... तुमने इसे और बिगाड़ दिया। जेस्टर ने संदेशों की बाढ़ को एक पल के लिए देखा, फिर आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बातचीत जारी रही। भाई, देखो तुमने क्या कर दिया, उसने कहा। अधिकारियों ने हा, उनको बुलाएं। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये धारा खतरनाक है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। लिली, हमें बचाओ। फिर लहजा बदल गया। सच कहूं तो 16 साल की उम्र मुझे घबरा देती है। वही, मैं वर्षों से आत्मज्ञान के बारे में सोच रहा हूं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? मैंने हमेशा इसकी कल्पना की है, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? लिली की ओर देखते हुए जेस्टर की आंखों में हल्की सी चमक आए। वह 16 साल की थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या उसके गुरु की चचेरी बहन इस जन्म में एक अलग ही प्रतिभा को जन्म दे पाएगी। वह चैट पैनल की ओर मुड़ गया। चिंता मत करो, वैसे भी जागृति दुर्लभ है। ज्यादातर लोग जागृत नहीं होते। खेती पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, जागृति ही सब कुछ नहीं है। आपके लिए कहना आसान है। मैं इस साल 18 साल का हो रहा हूँ। अगर इस बार असफल हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई चौथा मौका नहीं मिलेगा और मेरी साधना प्रतिभा तो बिल्कुल बेकार है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। कुछ क्षणों के लिए धारा की अराजक ऊर्जा कम हो गई। उद्धरण चिन्ह ... आप लोग बहुत आगे की सोचते हैं, जेस्टर ने कहा। चैट रुक गई। हाँ, जागृति मायने रखती है, उन्होंने आगे कहा, लेकिन यह एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो साधना में सफल होना पूरी तरह से मान्य है। जितने लोग इस रास्ते पर चलते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं। कुछ संदेश दिखाई दिए। आपके लिए यह कहना आसान है कि आपका एक जागृत करने वाला बड़ा भाई होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह अब क्या कर रहा होगा। क्या सभी जागृत करने वाले इतने व्यस्त होते हैं? लिली, क्या यह सच है कि तुम आधिकारिक तौर पर एक कृषक बनने वाली हो? न केवल वह, बल्कि परीक्षा के अन्य लोकप्रिय प्रतियोगी भी आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच जैसे जैसे धारा धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने लगी, माइकल के घर से सैकड़ों मीटर दूर शून्य की पहली परत के भीतर दो आकृतियां छिपी हुई खड़ी थीं। उस स्थिति से नीचे स्थित घर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, लेकिन वह इतनी दूरी पर था कि किसी का ध्यान उस पर तुरंत न जाए। दोनों में से किसी ने भी अपनी इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया। ऐसा करना लापरवाही भरा होता। उस घर के आसपास मौजूद लोगों के स्तर पर किसी दूसरे के क्षेत्र में बहुत अधिक दखल देना ध्यान आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका था। संयम बरतने के बावजूद भी वे काफी कुछ महसूस कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... कम से कम 20, उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी क्षमताएं अलग अलग थीं, लेकिन उनमें से कोई भी रैंक 2 से नीचे नहीं थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, दूसरे ने घर पर नजर टिकाए हुए कहा। इस जगह की सुरक्षा बहुत कड़ी है। आपके अनुमान से इनमें से कितने फेडरेशन से हैं और कितने अकादमी से हैं? दूसरे ने इस पर संक्षेप में विचार किया। निचले रैंक के लोगों में से काफी संख्या में फेडरेशन से होने चाहिए। उच्च रैंक के लोगों में से मेरा मानना है कि उनमें से अधिकांश अकादमी से हैं। पहले व्यक्ति ने असहमति नहीं जताई। उनकी भी यही राय थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए, बस देखते रहे। फिर लगभग एक ही समय पर उनके होठों के कोने ऊपर उठे। जल्द ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाले ने कहा। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। उसकी निगाहें थोड़ी तीखी हो गईं। क्या फेडरेशन को सच में लगा था कि ऑरोरा के आम लोगों के सामने अलौकिक दुनिया को धीरे धीरे उजागर करके वे हमें हमेशा के लिए छिपा सकते हैं और साथ ही हमारी छवि को भी धूमिल कर सकते हैं? हल्की सी हंसी सुनाई दी, फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। चून की कवर तो वैसे भी हट रहे हैं, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। शून्य में पहली आकृति की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। ये स्वर्ण युग का समय है। एक ऐसा समय जब अलौकिक शक्तियों को उनके वास्तविक स्वरूप में माना जाए और वे इस सभ्यता को उस दिशा में ले जाए जिसकी वह वास्तव में हकदार है। कुछ क्षण बाद दूसरे ने हंसते हुए कहा, यह अजीब है। फेडरेशन हमें बिखरा हुआ, अस्थिर और एकजुट न हो सकने वाला कहता है। उसने नीचे शहर की ओर देखा। और फिर भी वे ही हैं जो वास्तव में एक होकर आगे नहीं बढ़ सकते। यही विडंबना थी। संघ शक्तिशाली था, कुछ मायनों में तो अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन अपनी इस शक्ति के बावजूद ये बहुत सारे हितों, बहुत सारे गुटों और अलग अलग दिशाओं में खींचने वाले बहुत सारे हाथों के बोझ तले दबा हुआ था। इसके विपरीत राक्षसी अलौकिक शक्तियों के प्राणी एक दूसरे को फेडरेशन की तुलना में कहीं अधिक आसानी से समझते थे, जबकि फेडरेशन खुद को कभी समझ ही नहीं पाता था। ये बात लगभग हास्यास्पद थी, क्योंकि लोग उनके स्वभाव के बारे में जो मानते थे वह कई मायनों में सही भी साबित होता था। पहले व्यक्ति ने धीमी सी हंसी हंसते हुए कहा, वे हमें राक्षस कहते हैं, फिर भी हम अपनी असलियत को लेकर कहीं ज्यादा ईमानदार हैं। दूसरे ने सिर हिलाया। कुछ और सेकंड तक उनका ध्यान माइकल के घर पर ही केंद्रित रहा। फिर दूसरे व्यक्ति ने दोबारा बात की। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम सचमुच आम लोगों का अपहरण करने जा रहे हैं? सवाल अधर में लटका रहा। उनके लिए उसमें कोई तिरस्कार नहीं था, बस एक हल्की सी उलझन थी। साधारण परिवार के सदस्य, उनकी नजर में ऐसे लोगों को सचमुच कमजोरी नहीं कहा जा सकता था।
पहले वाले ने अपने कंधे हल्के से उधेड़े। अगर आदेश दिए गए हैं तो हम उसे पूरा करेंगे। उसका जवाब सरल और स्पष्ट था। दूसरे ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। अभी भी यह व्यर्थ ही लगता है। शायद। पहले वाले ने कोई बहस नहीं की। लेकिन चाहे यह व्यर्थ हो या नहीं, इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं होगा। उसकी नजर फिर नीचे वाले घर की ओर झुक गई। अराजकता के बीच जब हमारे अधीनस्थ अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे तो कुछ आम लोगों को वहां से ले जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरे ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। वह बात सच थी। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे सामान्य हो गए। उद्धरण चिन्ह ... और अगर यह कारगर साबित होता है तो युवाओं को प्रभावित करना आसान हो सकता है। पहले वाले ने हल्के से सिर हिलाया। या फिर निकालना आसान है। कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर दूसरे ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वह आम लोगों के लिए पिघल जाएगा? पहला व्यक्ति एक पल के लिए चुप रहा। वह टूटता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसी शांत स्वर में आगे कहा। प्रतिभाशाली व्यक्ति तभी खतरनाक होता है जब उसे सही ढंग से विकसित होने दिया जाए। अगर समय रहते उसकी लय बिगाड़ दी जाए तो एक राक्षस को भी बहकाया जा सकता है। दूसरा व्यक्ति घर के बाहर सड़कों की ओर नीचे देख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उनकी तैयारियों में थोड़ा समय लग रहा है। वे सावधानी बरत रहे हैं। जैसा होना ही था। उसकी आवाज में हल्की सी हंसी झलक रही थी। सच में ये काफी मजेदार है। ये सोचकर हंसी आती है कि विकासशील शहर में हमने कुछ साल पहले जो संबंध सकल बेतरतीब ढंग से स्थापित किए थे, उनमें से एक आखिरकार इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वह हमारे द्वारा योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किए गए प्रमुख सर्कलों को टक्कर दे सके। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस युवक का भी इससे कुछ पुराना संबंध है। वह थोड़ी देर रुका और फिर हंस पड़ा। हो सकता है कि यह हमारी नियति ही हो। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। ये बात बिल्कुल सच थी। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उनसे मिलने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन यही कारण था कि वह खाली हाथ नहीं लौट सकता था। कम से कम उसे उपहार तो लाने ही थे। माइकल ने अपना समय लिया। आंटी मिया ने खाना बनाना सिर्फ इसलिए नहीं सीखा था क्योंकि इससे घर का खर्च चलता था। उन्हें खाना बनाना सचमुच बहुत पसंद था। माइकल को आज भी याद है कि जब भी वह कोई नई डिश बनाती थी, उनका चेहरा कैसे खिल उठता था। हालांकि सीखने की शुरुआत में उनकी ज्यादातर डिशेज इतनी स्वादिष्ट बनती थी कि उन्हें खाने लायक न कहना ही बेहतर होता था। इस शहर के बाजार में तो पूरे हिस्से दूसरे राज्यों और दूर दूर से आयातित सामग्रियों के लिए ही बने हुए थे। उन्हें देखते ही मिया की याद आना लाजमी था। लिली के बारे में उनका विचार थोड़ा अनिश्चित था। आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसी चीजें चुनी जो उन्हें लगा कि 16 साल की लड़की को पसंद आ सकती हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा संशय भी था। कुछ सजावटी सामान, कुछ मिठाइयां जो उनके घर पर मिलने वाली मिठाइयों से थोड़ी बेहतर थीं। कलाई पर बांधने वाले मुलायम बैंड जो नाड़ी की गति के अनुसार रंग बदलते थे। उन्हें अपने चुनाव पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन ये चीजें हानिरहित लग रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये ऐसी चीजें थी जो एक छोटी लड़की को सच में पसंद आ सकती थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। AliExpress से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। माइकल जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। पहली नजर में ये काफी साधारण लग रहा था, लेकिन ये कोई आम पालतू जानवरों की दुकान नहीं थी। यहाँ यांत्रिक पालतू जानवर बेचे जाते थे। उद्धरण चिन्ह ... यांत्रिक पालतू जानवर। सामान्यतः इसके दो प्रमुख प्रकार थे। दूसरी तरह के जीव इससे भी कहीं आगे थे। वे केवल प्रोग्राम से युक्त मशीनें नहीं थे, वे जादू से युक्त मशीनें थीं। उनकी बुद्धि महज कोड नहीं थी, बल्कि एक अंतर्निहित आत्मा जैसी संरचना थी, जिसे सावधानीपूर्वक लिखा और परिष्कृत किया गया था ताकि वह एक वास्तविक प्राणी की तरह व्यवहार करे। साथ ही उसमें साधारण जानवरों से परे क्षमताएं भी हों। वे सार्थक अर्थों में वास्तविक थे क्योंकि उनमें आत्मा के समान कुछ तत्व मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि यह मार्ग सर्वप्रथम स्टार रेस में प्रकट हुआ था, जो ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत जातियों में से एक है। ऑरोरा में भी अपनी विशिष्ट श्रेणियां थीं। इनमें से एक थी गनर, जो आर्च श्रेणी से निकली थी। अंत में वह अंदर चला गया। माइकल ने कुछ पल के लिए उसे देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुम ठीक हो जाओगे, खासकर लिली। उसकी निगाहें ऊपर उठी। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। आवाजें भीड़ में फैल गईं। 3 दिन पहले भी ऐसा ही था। रुको, जूम इन करो, जूम इन करो। माइकल स्थिर खड़ा रहा और ऊपर की ओर देखता रहा। एक स्मृति ताजा हो गई। वुडस्टोन सिटी, वही अजीब सा माहौल, भीड़ की वही प्रतिक्रिया। लोग रुक रहे थे, इशारा कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। जब तक बहुत देर हो चुकी थी तब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। यह वुडस्टोन सिटी नहीं थी, यह एक प्रमुख शहर था। एक ऐसा स्थान जो सीधे अकादमी की देखरेख में था, उच्च कोटि के अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ था और जहां दृश्य और छुपी दोनों प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था थी। राक्षसी अलौकिक शक्तियों को यहां हमला करने के लिए पागल ही होना पड़ेगा। सही, उसके आसपास का माहौल अभी पूरी तरह से नहीं बदला था। लोग अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी भी बातें कर रहे थे, अभी भी इसे एक दिलचस्प चीज मान रहे थे। माइकल की सहज प्रवृत्ति जागृत हुई। उसका हाथ धीरे से उसकी बगल में नीचे चला गया, उंगलियां हल्की हल्की फड़कने लगी। माइकल को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ बुरा महसूस हो रहा था। वह कुछ और सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, अंधेरे को लगातार फैलते हुए देखता रहा। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी होने वाला था वह उसे घर जाने से नहीं रोक सकता था। महीनों तक लगातार अलौकिक घटनाओं से जूझने के बाद उसके लिए परिवार सबसे पहले था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कोई कमजोर, असुरक्षित शहर नहीं था। पास की अकादमी के अलावा समकक्ष स्तर के कम से कम 2 अन्य प्रमुख पद भी थे। अगर यहाँ सच में कुछ हुआ होता तो वे उससे निपट लेते।
माइकल की निगाहें आखिरी क्षण के लिए आकाश पर टिकी रहीं। फिर वह आगे बढ़ा। उसकी आकृति धुंधली हो गई और अगले ही पल वह गायब हो गया। कुछ गलियों दूर जाकर माइकल फिर से प्रकट हुआ। शरीर के स्थिर होते ही उसके पैर मजबूती से टिक गए। उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ अलग सा लगा, माइकल ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। यह पहली बार था जब उसने ज्ञान की अवस्था में प्रवेश किए बिना शून्य के माध्यम से टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था। माइकल ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया और अपने शरीर से अंतरिक्ष विरूपण के बचे हुए निशानों को मिटते हुए महसूस किया। उद्धरण चिन्ह ... तो ये कुछ इस तरह है। उसके मन में एक शांत संतोष का भाव था। सच कहें तो ये सब ज्ञान के कारण ही संभव हो पाया था। उस आधार के बिना, अंतरिक्ष और बोध की उस समझ के बिना, उन्नति के तुरंत बाद इतनी कुशलता से ऐसा कुछ हासिल करना असंभव होता। उसने समय बर्बाद नहीं किया। शहर के बाहर प्रकट होते ही उसकी आकृति फिर से धुंधली हो गई, मानो वह हवा में लटका हुआ हो। माइकल ने शहर और उसके अंधेरे होते आसमान पर आखिरी नजर डाली, फिर दोबारा टेलीपोर्ट करने की तैयारी की। कुछ करने से पहले ही उसका शरीर जम गया। आकाश में दरारें दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे फैलते गए, मानो हवा में घाव बनाए जा रहे हों। पतली काली रेखाएं बाहर की ओर फैलती हुई धीरे धीरे चौड़ी होती गईं। इस दृश्य ने ही देखने वाले हर व्यक्ति के मन में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। पहले की जिज्ञासा तुरंत ही टूट गई। रिकॉर्डिंग कर रहे कुछ लोगों ने सदमे में आकर अपने उपकरण नीचे कर लिए। वहीं कुछ अन्य लोगों ने उन्हें और ऊपर उठा लिया। कुछ अन्य स्थानों पर फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। वह क्या है? आसमान फट रहा है। नहीं, ये सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। माइकल ने ऊपर की ओर देखा। उसे गहरा सदमा लगा। उस दृश्य की जानी पहचानी सी अनुभूति ने उसे अचानक झकझोर दिया, इतनी तीव्रता से कि उसका जबड़ा कस गया। वह जानता था कि ये दृश्य जाना पहचाना सा लग रहा है। आकाश का रंग बदलते ही उसे इसका संदेह हो गया था, और अब दरारों को चौड़ा होते देख उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों था। माइकल के दांत आपस में भींच गए। शैतानी अलौकिक शक्तियां, शब्द धीमी और क्रोध से भरे हुए निकले, और उस क्रोध के ठीक पीछे कुछ और भी ठंडापन आ गया। इस शहर में लाखों लोग रहते थे, और ऊपर की दरारों में पहले से ही एकत्रित हो रही ऊर्जा के आधार पर माइकल समझ गया था कि यह घटना वुडस्टोन की तरह नहीं घटेगी। उस समय कमजोर जीव पहले आगे आए थे। आतंक फैलाने के लिए काफी थे, लेकिन शहर के रक्षकों के जवाब देने से पहले उसे खून में लथपथ करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये कुछ अलग सा महसूस हुआ। दरारों में मौजूद ऊर्जा बहुत घनी थी। उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... क्या वे अपने लक्ष्य की ताकत के अनुपात में अपनी बुराई का स्तर निर्धारित कर रहे हैं? ये सोचकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या यही इसके पीछे का तर्क था? कमजोर शहरों पर कमजोर हमले और मजबूत शहरों पर आनुपातिक रूप से अधिक शक्तिशाली हमले। लक्ष्य जितना शक्तिशाली होगा, पहला हमला उतना ही क्रूर होगा। यह विचार बिल्कुल बेतुका था। फिर भी शहर के ऊपर जो कुछ बन रहा था उसे देखकर यह पूरी तरह से संभव लग रहा था। नीचे आखिरकार दहशत का माहौल छा गया था। पहले का उत्साह पूरी तरह गायब हो चुका था। लोग हर दिशा में भाग रहे थे, कुछ बिना किसी निश्चित मंजिल के दौड़ रहे थे, कुछ नाम पुकार रहे थे, कुछ अपनी जगह पर जमकर ऊपर की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। उस समय भी माइकल को अपने परिवार की याद आ रही थी। पिछली बार जब शैतानी शक्तियों ने ऐसा किया था तब ये किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था। बहरहाल इस शहर के अपने रक्षक थे और वे काफी संख्या में थे। अचानक यहाँ खड़े रहने में बिताया गया हर पल व्यर्थ लगने लगा। हालांकि इस तरह चले जाने से उसे थोड़ी सी अपराधबोध की अनुभूति हुई जब उसने कुछ अलौकिक शक्तियों को हवा में मंडरा रहे खतरे का सामना करने के लिए उठते देखा, लेकिन ये भावना जल्दी ही फीकी पड़ गई। माइकल की आकृति धुंधली हो गई और अंतरिक्ष सिमट गया। इस बार उसने कहीं अधिक दूरी तय की। उसके काफी पीछे आकाश में दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही थीं। इस बीच शहर से बहुत दूर और ब्राइट गेट के ऊपर जो कुछ घट रहा था उससे पूरी तरह अनजान जेस्टर और लिली अभी भी आभासी अंतरिक्ष के अंदर थे। छापेमारी अभी अभी लय में आने लगी थी। पहले संदेशों की जो बौछार हो रही थी वह कुछ हद तक शांत हो गई थी, और उसकी जगह अनौपचारिक बातचीत, खेल के सुझाव और कभी कभार जागने को लेकर चिंताजनक टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो गया था। जेस्टर ने अभी एक संदेश का जवाब देना समाप्त ही किया था कि तभी एक नया संदेश आ गया। रुको, बाहर अंधेरा क्यों हो रहा है? शुरू में दोनों में से किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक और आया, यहाँ भी ऐसा ही। मेरी खिड़की अभी अभी और भी अंधेरी हो गई है। क्या बारिश होने वाली है? नहीं, आसमान अजीब लग रहा है। जेस्टर की नजरें चैट की ओर गईं। लिली ने भी ये देखा। उद्धरण चिन्ह ... अजीब मौसम। संदेशों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। रुकिए, मैं जांच कर रहा हूँ। नहीं, ये सामान्य नहीं है। आसमान कुछ गड़बड़ लग रहा है। अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया है? रुको, क्या आप लोगों को भी ये दिख रहा है? जेस्टर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। बातचीत फिर से तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी ऊर्जा नहीं थी। ये कुछ हद तक उलझन भरी थी जो बेचैनी की ओर बढ़ रही थी। कुछ लोगों ने अधूरी जानकारी वाली पोस्टिंग शुरू कर दी। कुछ अन्य लोग अपने आसपास का जायजा लेने के लिए स्ट्रीम छोड़कर चले गए। कोने में दर्शकों की संख्या घटने लगी। 20,341, 19,880, 19,102, 18,400। विदूषक ने भौहें चढ़ाईं। यहाँ तक कि जब दर्शकों का ध्यान किसी चीज से भटकता था तब भी गिरावट आमतौर पर धीरे धीरे होती थी। लेकिन यह अलग था। अचानक ऐसा लग रहा था जैसे लोग धीरे धीरे जाने के बजाय एक साथ चले जा रहे हों। लिली की आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... ये सामान्य नहीं है। जेस्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाया। और भी संदेश आए। इंटरनेट अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है। मेरी स्क्रीन धीमी हो गई। किसी और को सिग्नल ड्रॉप हो गया। आकाश में वह क्या है?
फिर नदी जम गई, दर्शकों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए। जेस्टर के सामने का इंटरफेस एक बार दो बार झिलमिलाया, फिर मंद पड़ गया। कनेक्शन अस्थिर। पुनः कनेक्शन का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों की संख्या में और भी अधिक गिरावट आए। 12,000, 8,000, 3,000, फिर 0। पूरा पैनल लाल रंग में झपकने लगा। नेटवर्क बाधित। ऑफलाइन मोड में स्विच किया जा रहा है। नेटवर्क बाधित। ऑफलाइन मोड में स्विच किया जा रहा है। संचार प्रणाली बंद हो गई। उनके आसपास की दुनिया वैसी ही बनी रही, लेकिन सिस्टम ने सभी बाहरी संपर्क तोड़ दिए थे। जेस्टर और लिली ने असमंजस भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। जेस्टर ने हाथ के एक झटके से मृत पैनल को विदा किया। हम जा रहे हैं। लिली ने कोई बहस नहीं की। जेस्टर की निगाहें आखिरी बार आभासी वातावरण पर घूमी, फिर उसने धीरे से कहा, लॉग आउट करो। डिजिटल दुनिया लगभग तुरंत ही समाप्त हो गई। गेम पॉड से बाहर निकलते ही जेस्टर ने सबसे पहले खिड़की की ओर देखा। इससे पहले भी उसे पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है। वातावरण में व्याप्त ऊर्जा का स्वरूप बदल गया था, और यह बदलाव मामूली नहीं था बल्कि काफी अधिक था। यह पहले से कहीं अधिक सघन हो गया था, और इससे भी बुरा, इसकी गंध दुर्गंधयुक्त थी, मैली, दूषित। जेस्टर को इस गुण से कोई असुविधा नहीं थी, उसका स्वभाव ही ऐसा था। लेकिन यही कारण था कि उसे यह बदलाव इतना स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसके प्रवेश करने से पहले इस तरह का घना भ्रष्टाचार मौजूद नहीं था, जिसका अर्थ था कि उनके अधीन रहने के दौरान कुछ बदल गया था। जैसा कि उम्मीद थी, बाहर आसमान काफी अंधेरा हो गया था। एक पल बाद लिली अपने पॉड से बाहर निकली। वह अभी भी आभासी दुनिया से वास्तविकता में लौटने के बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, वह ठहर गई। उसकी उलझन तेजी से बढ़ गई। उसके चेहरे पर संदेह का हल्का सा भाव झलकने लगा। उद्धरण चिन्ह ... विदूषक, उसने धीरे से कहा, क्या हो रहा है? जेस्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें खिड़की पर टिकी रहीं। फिर बिना मुड़े उसने कहा, अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला है कि बाहर माना की सघनता सामान्य से काफी अधिक है, तो मुझे संदेह होने लगा है कि क्या तुम्हारे लिए जल्द ही आगे बढ़ना सही फैसला होगा। लिली एकदम अकड़ गई। उसके चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव झलकने लगे। उद्धरण चिन्ह ... मैंने देखा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जेस्टर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। वह जानता था कि उसने नहीं देखा था, लेकिन उसने इस पर जोर नहीं दिया। उसका मकसद पूरा हो चुका था। अगर उसमें थोड़ी भी समझदारी बची थी तो वह समझ जाएगी। उसकी नजरें फिर से आकाश की ओर मुड़ गईं। फिर उन दोनों ने इसे देखा। एक दरार, आसमान के ऊपर, पतली और गहरी, एक घाव की तरह धीरे धीरे फैलती हुई। जेस्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी पहली प्रतिक्रिया डर नहीं थी। वह डर महसूस नहीं कर सकता था। ये जिज्ञासा के करीब थी, एक सच्ची उत्सुकता कि आखिर क्या घट रहा है। लिली की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही दरार थोड़ी सी और चौड़ी हुई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर वह चीख पड़ी। आवाज तेज और अचानक आए। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ी। जेस्टर ने सचमुच आश्चर्य से मुड़कर पूछा, लिली? वह बुरी तरह कांप रही थी। ये सदमे या बेचैनी से होने वाली हल्की कपकपी नहीं थी, ये तीव्र, सहज भय था। उसकी निगाहें आसमान में पड़ी दरार पर टिकी हुई थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से वह वर्तमान को नहीं देख रही थी। जेस्टर जल्दी से उसके बगल में बैठ गया। लिली, कोई जवाब नहीं। उसने उसका कंधा थाम लिया। वह इतनी जोर से छटपटाई कि ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने मारा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। जेस्टर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। लिली की इस प्रतिक्रिया का कारण कोई मामूली बात नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर हल्के से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर की ओर घुमाया जब तक कि उसकी आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल गईं। लिली के शरीर में एक हल्की सी खामोशी छा गई। जेस्टर की आवाज धीमी हो गई, शांत हो जाएं। लिली का कांपना थोड़ा कम हो गया। उसने अपनी निगाहें उसकी आंखों में टिकाए रखी। डरो मत। उसकी आंखों में एक खालीपन छा गया। जेस्टर ने हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा, उसकी आवाज धीमी रही। अब बताओ। वह थोड़ा और करीब झुका। उसकी निगाहें अब भी उसकी आंखों में टिकी हुई थीं। क्या हो रहा है? इसी बीच शहर के एक अन्य हिस्से में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एक सामान्य रूप से व्यस्त रेस्तरां के फ्रंट काउंटर के पीछे खड़ी थी और एक ग्राहक की तेज शिकायतों को स्पष्ट संयम के साथ सुन रही थी। और मैं आपको बता रहा हूं, उस आदमी ने लगभग 5वीं बार कहा कि आपके कर्मचारियों का रवैया अस्वीकार्य है। बिल्कुल अस्वीकार्य। मैंने पास्ता काटने के लिए चाकू मांगा और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसके पूर्वजों का अपमान किया हो। काउंटर के पीछे बैठी महिला प्रभावित नहीं दिखी। यह महिला आंटी मिया थी, लिली की माँ। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और ग्राहक को एक सपाट भाव से घूरने लगी, जिससे वह और भी चिढ़ गया। अंत में उसने रूखे स्वर में कहा, सर, अगर मेरे कर्मचारियों ने आपको उस तरह से देखा तो शायद उसके पास इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। वह आदमी लगभग दम घुटने से मर गया। माफ करें। बहस जारी रहने से पहले ही रेस्तरां के दूसरी तरफ से आवाजें उठने लगीं। कई ग्राहकों का ध्यान सामने की बड़ी खिड़कियों की ओर चला गया था। इंतजार, उद्धरण चिन्ह, बाहर इतना अंधेरा क्यों है? जब हम आए थे तब भी क्या स्थिति ऐसी ही थी? एक कुर्सी जमीन पर घिसटती हुई सुनाई दी। कोई खड़ा हुआ। एक अन्य ग्राहक ने एक उपकरण निकाला और उसे शीशे की ओर निशाना बनाया। आंटी मिया की भौहें तन गईं। उसने मुड़कर सिर्फ एक बार बाहर की ओर देखा। वह एक नजर ही काफी थी। उसके चेहरे के भाव में तुरंत कुछ बदलाव आ गया। बिना कुछ और कहे वह नीचे झुकी, काउंटर के नीचे से अपना बैग उठाया और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। एक वेट्रेस ने पलकें झपकाईं। महोदया, आंटी मिया की आवाज कमरे में साफ साफ गूंज उठी। क्लोज अप शॉट लो, सब लोग घर जाओ। पूरा रेस्टोरेंट एक पल के लिए थम गया। शिकायत करने वाली ग्राहक अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूर रही थी। घर चलें, ये कैसी सेवा है? हम अभी भी खाना खा रहे हैं।
आंटी मिया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह पहले से ही चलने लगी थी। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन बिलों का क्या होगा? जो कुछ भी वहां है उसे ले लो और उसके बाद दरवाजे बंद कर दो। क्या हो रहा है? आंटी मिया ने अपनी गति धीमी नहीं की। मैंने कहा, घर जाओ। उसके लहजे में एक ऐसी दृढ़ता थी जो आगे किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ रही थी। कुछ ग्राहकों ने तुरंत ही शिकायत करना शुरू कर दिया। इस जगह में क्या खराबी है? जैसा मालिक वैसा ही कर्मचारी। असभ्य। इस शहर की सेवा लगातार बदतर होती जा रही है। आंटी मिया को कोई परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। शिकायतें खत्म होने तक वह पहले ही नीचे की ओर जा रही थी। इस समय वातावरण में सब कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। वह और भी तेज चलने लगी। उस क्षण उसके लिए केवल 4 विचार ही मायने रखते थे। लिली, माइकल, जेस्टर और एक छोटी सी उम्मीद की यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। जेस्टर ने लिली के बेहोश शरीर को विचारशील भाव से देखा। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ इतिहास रचा गया था। और हालांकि यह महज एक संयोग लग रहा था, आसमान में पड़ी दरारों ने इस बात से इनकार करना मुश्किल कर दिया कि लिली ने जो अनुभव किया था वैसा ही कुछ फिर से घट रहा था। जिसका मतलब था कि स्थिति अब केवल अजीब नहीं रह गई थी, ये खतरनाक हो गई थी। अब सवाल ये था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके मालिक का आदेश स्पष्ट था, परिवार की रक्षा करो। सबसे तर्कसंगत कदम यही था कि लिली और आंटी मिया को साथ लेकर जितनी जल्दी हो सके शहर से निकल जाया जाए। जेस्टर के पास ब्राइट गेट को बहुत कम समय में पार करने के लिए पर्याप्त गति थी। लेकिन समस्या ये थी कि अब उसके साथ केवल लिली ही थी। उसने खिड़की की ओर देखा, फिर वापस उसकी ओर देखा। वह उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। यात्रा करने में जितना समय लगता उतने समय में कुछ भी हो सकता था। इस कठिनाई का एक कारण उनके घर के आसपास बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था थी। बेहोश व्यक्ति को लेकर इमारत से बाहर भागने पर तुरंत ध्यान आकर्षित हो जाता। इस बात की पूरी संभावना थी कि कोई उन्हें रोक लेगा और स्थिति बिगड़ने से पहले शहर छोड़ने का मौका भी टल जाता। सामान्य परिस्थितियों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की स्थिति में कुछ सेकंड की अनावश्यक देरी भी एक गंभीर समस्या बन सकती है। उसने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए। उद्धरण चिन्ह ... परेशानी वाली बात है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। पहला विकल्प था यही रुककर आंटी मिया के आने का इंतजार करना, लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस विकल्प को खारिज कर दिया। निष्क्रिय रहना बुद्धिमानी नहीं थी। उनके पास निष्क्रिय रहने का समय भी नहीं था। दूसरा विकल्प ये था कि लिली को लेकर खुद आंटी मिया को ढूंढने जाया जाए और फिर वे दोनों साथ में निकल जाएं। यह विचार पूरी तरह से बनने से पहले ही जेस्टर को पता था कि वह क्या करने वाला है। सामने से निकलने पर उन लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा जो न जाने कहां से आए हैं, संभवतः फेडरेशन से, इसलिए मैं उनके चारों ओर से ही निकल जाऊंगा। पिछले कुछ महीनों में जेस्टर ने परिवार की रक्षा करने या अपने गुरु की कमी को पूरा करने से कहीं अधिक काम किया था। मृत दुष्ट साधक ली युआन से प्राप्त यादों, अपने गुरु द्वारा छोड़े गए संसाधनों, सुपर एसोसिएशन खाते और अपने बटुए में चुपचाप पड़े धन के बल पर उसने एक ऐसा रास्ता तय किया था जिसे कुछ ही लोग समझ सकते थे। यद्यपि वह अभी तक नवजात आत्मा अवस्था में नहीं पहुंचा था, लेकिन अपने गुरु द्वारा दिए गए शरीर के साथ वह जो नींव बना रहा था उसने उसे इस दुनिया में आने के समय की तुलना में कहीं आगे बढ़ा दिया था। अपनी चतुराई के कारण उसके पास उपलब्ध साधनों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनना असंभव था। जेस्टर ने बेहोश लिली को सावधानी से पकड़ा और बिना किसी झिझक के अर्थ एस्केप का इस्तेमाल किया। उसका शरीर पानी की तरह जमीन में समा गया। उसके नीचे की हर चीज चुपचाप उसके चारों ओर खुलती गई और उसके हिलने के साथ ही आसानी से बंद हो गई। कोई निशान छोड़े बिना वह सीधे आंटी मिया के ठिकाने की ओर बढ़ गया। जमीन के ऊपर दुनिया पहले से ही बदलने लगी थी। आकाश में दरारें पड़ती रहीं और जमीन पर भी दरारें दिखाई देने लगी थीं। आसमान में दिख रही दरारों के विपरीत ये दरारें ज्यादा नजदीक थीं और किसी तरह ज्यादा तेजी से फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर वाली दरारों के खुलने से पहले ही पूरी तरह खुल जाएंगी। सिर्फ यही बात शहर के माहौल को काफी खराब करने के लिए काफी थी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ महीने पहले दूसरे शहरों में जो कुछ हुआ था वह अभी भी याद था। बहुत ऊपर शून्य की पहली परत में छिपे हुए माइकल के घर की निगरानी कर रहे 2 अलौकिक प्राणियों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके लक्ष्य पहले ही जा चुके हैं। जहां वे खड़े थे नीचे का घर शांत बना रहा। उनमें से एक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्या हमें अभी अंदर चले जाना चाहिए? दूसरे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने नीचे के इलाके पर नजर घुमाए और फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी तो अफरा तफरी शुरू ही नहीं हुई है। पहले वाले ने धीरे से अपनी जीभ चिटकाई लेकिन कोई बहस नहीं की। वैसे भी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे ने आगे कहा। हमारे लोगों के अलावा इस समय कोई भी इस शहर में प्रवेश नहीं कर रहा है और न ही बाहर जा रहा है। उनके पास समय था। अभी कदम उठाने से बहुत जल्दी ध्यान आकर्षित हो जाता और वे यही नहीं चाहते थे कि ध्यान आकर्षित हो। शहर के केंद्र में वापस आकर आंटी मिया ने इमारत के सामने के दरवाजों को धक्का देकर खोला और सड़क पर कदम रखा। चलते चलते उसने अपने बैग में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। चलो, उद्धरण चिन्ह। एआई द्वारा संचालित कैब बुक करने की कोशिश में उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं, लेकिन शहर और उसके आसपास के सभी लोगों की तरह उसे भी कोई सिग्नल नहीं मिला। उसकी भौहें तन गईं, लेकिन आसपास फैली अफरा तफरी पर एक नजर डालते ही उसे सब कुछ समझ आ गया। अगर वह किसी तरह सवारी बुक भी कर लेती तो भी वह समय पर नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंच भी जाती तो दौड़ने से भी धीमी होती। अच्छा, आंटी मिया थोड़ा झुकी, बिना किसी झिझक के अपनी हील्स उतारी और उन्हें अपने बैग में डाल दिया। फिर वह भाग गई। जो कुछ वह देख रही थी उसके आधार पर वह अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि क्या हो रहा है, और अगर यह पिछली बार जैसा ही था तो हर पल मायने रखता था। उसकी रफ्तार बढ़ गई। वह असमंजस में पड़े नागरिकों के बीच से गुजरी, एक ऐसे व्यक्ति को चकमा दिया जो लगभग उससे टकराने ही वाला था, और ट्रैफिक सिग्नल देखे बिना ही सड़क पार कर गई।
वह अभी थोड़ी ही देर दौड़ी थी कि अचानक उसके ठीक सामने की जमीन उभर आई। फिर एक आकृति तेजी से ऊपर की ओर उठी। आंटी मिया की आंखें चौड़ी हो गईं। आह! उसका संतुलन तुरंत बिगड़ गया और वो पीछे की ओर गिर पड़ी, जिससे उसे जोर का झटका लगा। एक पल के लिए भय चरम पर पहुंच गया। फिर उसने उसका चेहरा देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विदूषक। वह वहां ऐसे खड़ा था मानो जमीन से नहीं बल्कि किसी दरवाजे से बाहर निकला हो। शांत, बेफिक्र, लिली को बड़ी सावधानी से अपनी बाहों में थामे हुए। आंटी मिया आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर अगले ही पल उन्हें इतनी अचानक राहत मिली कि उन्हें लगभग चक्कर आ गया। नोट: महीने का आखिरी दिन। अब तक मिले आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी हम तहे दिल से सराहना करते हैं। साथ ही अपने बचे हुए गोल्डन टिकट भी डाल दें। ट्रिप। विदूषक। यह अजनबी लड़का जो माइकल की वजह से उनके जीवन में आया था। माइकल के कुछ भी समझाने से पहले ही आंटी मिया को शुरू से ही पता था कि वह सामान्य नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। जिस तरह से उसने लिली को प्रशिक्षित किया, जिस तरह से उसने बीच बीच में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, ये सब इसका सबूत था। और फिर भी ये कभी गलत नहीं लगा था। यही तो अजीब बात थी। आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो उसके भतीजे का चेहरा पहने हुए हो और एक ही छत के नीचे रहता हो, उसे परेशान कर देता, बल्कि डरावना लगता। लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन पुराने दिनों में लौट आए हो जब सिर्फ वह, लिली और माइकल ही थे। तब जीवन कठिन था लेकिन सरल और सुरक्षित था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह वापस जाना चाहती थी। वास्तविकता में लौटते ही उसकी नजर तुरंत लिली पर पड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसके साथ क्या हुआ? वह बेहोश हो गई। उसे चोट नहीं आई है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें कुछ छिपा हुआ था। आंटी मिया ने कोई बहस नहीं की, एक पल के लिए भी नहीं। अगर जेस्टर कह रहा था तो यही काफी था। वह झट से उठ खड़ी हुई और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए बोली, अच्छा हुआ, मैं वैसे भी उसे लेने आ रही थी। उसकी निगाहें पल भर के लिए आकाश की ओर गईं। दरारें और बड़ी हो गई थीं। हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट का कोई खास भाव नहीं था। डर जरूर था, बेचैनी भी निश्चित रूप से, लेकिन व्यावहारिक तर्क ने घबराहट को पहले ही किनारे कर दिया था। इस समय उसे यह एहसास हो गया था कि फेडरेशन के अलावा जेस्टर ही उसके आसपास एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में उसकी मदद कर सकता था। जेस्टर उसकी सहयोगात्मकता से प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह बहुत आसान है, आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा। आंटी मिया ने उसकी तरफ देखा। विदूषक ने पीछे मुड़कर देखा। आंटी मिया का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया, फिर उनके अंगों की ताकत खत्म हो गई। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वे आगे की ओर लुढ़क गईं। जेस्टर ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। आसपास मौजूद कुछ नागरिक, जो उसके अचानक धरती से प्रकट होने और उसकी बाहों में बेहोश पड़ी बच्ची को देखकर पहले से ही घबराए हुए थे, अब और भी ज्यादा परेशान हो गए। एक व्यक्ति कई कदम पीछे हट गया। दूसरे ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। एक महिला ने सहज ही अपने बच्चे को अपने पीछे खींच लिया। उनके लिए पूरा दृश्य बेहद गलत था। एक युवक जमीन से उठा, पहले से ही एक बेहोश लड़की को पकड़े हुए था, और अब एक वयस्क महिला ने बस उसकी आंखों में देखा और उसकी बाहों में गिर पड़ी। जेस्टर को कोई परवाह नहीं थी, जरा भी नहीं। आम लोगों की राय उसके लिए उतनी अहमियत नहीं रखती थी जितनी कि घर में रखी कुछ किताबों की। इस समय उसके मन में केवल यही बात थी कि क्या उसका मालिक उसके परिवार के 2 इकलौते सदस्यों को पीटकर बेहोश करने के लिए उसे दोषी ठहराएगा। उसने लगभग एक क्षण के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया। फिर उसे एक ऐसा तर्क मिल गया जिससे वह काफी हद तक संतुष्ट हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो सकता है कि वह मेरी तारीफ करे। आखिरकार ये कारगर था, और जब जरूरत होती थी तो उसका मालिक कारगर होने की कद्र करता था। और समय बर्बाद किए बिना जेस्टर ने दोनों बेहोश शरीरों को अपनी बाहों में समेट लिया। वजन उसके लिए लगभग नगण्य था। पृथ्वी से पलायन। वह एक बार फिर जमीन में धंस गया। उसके ऊपर सड़क बिना किसी निशान के बंद हो गई। शहर के नीचे जेस्टर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी योजना सरल थी, पहले ब्राइट गेट से निकलना, उसके बाद जो भी आएगा चलते चलते निपटा जा सकता है। उसके चारों ओर धरती सहजता से फट गई, मिट्टी और पत्थर आज्ञाकारी जल की तरह बह गए। कुछ देर बाद वह शहर के बाहरी इलाके के पास उठा। उसने एक ऐसी जगह चुनी थी जहां पैदल चलने वालों की आवाजाही यथासंभव कम हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। किसी चीज ने उसे रोक दिया। एक पारदर्शी दीवार। उसका पैर ठीक उसके सामने आकर रुक गया। दूर से तो इसे देखना नामुमकिन था, पास से भी ये केवल आसपास की ऊर्जा में उत्पन्न हल्की सी विकृति के कारण ही दिखाई दे रही थी, जो ऊपर और अगल बगल इतनी दूर तक फैली हुई थी कि उसकी आंखें एक नजर में उसे देख नहीं पा रही थी। एक अवरोध। जेस्टर ने अपना सिर घुमाया और उस पर एक सरसरी नजर डाली। वह पहले ही समझ चुका था कि इसका क्या मतलब है। शहर को सील कर दिया गया था। वह एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने बुदबुदाते हुए कहा, तारांकन तारांकन का। सच कहें तो यह नहीं कहा जा सकता कि जेस्टर सचमुच निराश था। उसे बस लगा कि यह शब्द स्थिति के लिए उपयुक्त है। शहर के दूसरी तरफ उसी शब्द को काफी अलग तरीके से व्यक्त किया जा रहा था। फक। माइकल का शरीर हवा में तेजी से आगे बढ़ा और तब तक नहीं रुका जब तक कि कोई ठोस चीज उसकी मुट्ठी से नहीं टकरा गई। बूम। ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी। टक्कर से उत्पन्न बल का एक घेरा चारों ओर फैल गया, जिससे हवा दर्जनों मीटर तक हर दिशा में विकृत हो गई। उसके सामने मौजूद वस्तु जरा भी नहीं हिली। एक पारदर्शी दीवार। माइकल ने फिर से शॉट मारा। बूम। फिर से बूम बूम बूम। हवा में ही उसके हर मुक्के में पूरी ताकत समाई हुई थी। हर वार के साथ उसकी भुजाओं के आसपास का क्षेत्र विकृत हो रहा था। झटके दूर तक फैल रहे थे, और अगर नीचे कोई पास होता तो वह अदृश्य सतह को दबाव के कारण हल्का सा कांपते हुए देख पाता।
लेकिन बस इतना ही, एक हल्की सी हलचल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माइकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक और मुक्का मारा, फिर एक और, पहले से तेज, पहले से ज्यादा जोरदार, पहले से कम नियंत्रण के साथ। हर वार में इतनी ताकत थी कि आम रुकावटें भी चकनाचूर हो सकती थीं। लेकिन ये दीवार डटी रही। एक लंबे क्षण के बाद वह वहीं स्थिर खड़ा रहा, पहले से कहीं अधिक तेजी से सांस ले रहा था और अपने सामने मौजूद बाधा को भूल रहा था। तब उसे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह भेद नहीं पा सका। माइकल ने धीरे से अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। दीवार के उस पार शहर था। वो कुछ ही क्षण पहले वहां पहुंचा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शहर पहले ही सील हो चुका था और वह उसके गलत तरफ था। एक पल के लिए वह बस उस अवरोध के पार देखता रहा। दूसरी तरफ मची अफरा तफरी को देखकर उसका जबड़ा कस गया। उसका परिवार कहीं न कहीं उसी अवरोध के भीतर था। उन शैतानों को धिक्कार है जिनके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं है। उसके सीने में एक ठंडी सी घृणा घर कर गई। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ जेस्टर ने आखिरकार कुछ देखा। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर, क्लोन और मास्टर के बीच साझा किए गए संबंध के कारण जेस्टर और माइकल दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। हालांकि उनके बीच की दूरी के कारण वे एक दूसरे के स्थान का केवल मोटा मोटा अंदाजा ही लगा सकते थे, और इससे तुरंत एक और समस्या सामने आ गई। वे शहर के बिल्कुल विपरीत छोर पर थे। फिर भी यहां आने के बाद से माइकल को यही पहली अच्छी खबर मिली थी। अगर जेस्टर शहर में था तो पूरी संभावना थी कि वह अपने परिवार के करीब होगा। माइकल को जेस्टर के बारे में कई बातों पर शक हो सकता था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता या उसकी क्षमता पर नहीं। कम से कम दरारों का खतरा पूरी तरह सामने आने से पहले, और ये देखते हुए कि जो कुछ घट रहा था वह वुडस्टोन जैसा लग रहा था, जेस्टर को अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लेना चाहिए था। अब माइकल को उस बाधा को पार करने का रास्ता चाहिए था। और संयोग से उसके पास एक विचार आ गया। उसने तुरंत ही ज्ञान की अवस्था को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी सोच बदल गई। दुनिया और स्पष्ट हो गई। उसके सामने की बाधा अब एक साधारण पारदर्शी दीवार जैसी नहीं लग रही थी। दुर्भाग्यवश इस अवस्था में शून्य से उसका संबंध मजबूत होने के बावजूद वह इसके पार टेलीपोर्ट नहीं कर सका। यह अवरोध अंतरिक्ष में सीधे हस्तक्षेप कर रहा था। छलांग लगाने का कोई भी प्रयास या तो पूरी तरह विफल हो जाता या उसे किसी और भी बदतर जगह पर भेज देता। लेकिन इसके बाद उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह अवरोध एकदम सही नहीं था। मजबूत, हाँ, बेहद मजबूत, परिष्कृत निश्चित रूप से, लेकिन एकदम सही नहीं। दुनिया की अधिकांश चीजों की तरह इसमें भी कुछ कमजोरियां थीं। ये कमजोरियां इतनी सूक्ष्म थीं कि अगर विजडम की स्थिति न होती तो माइकल को संदेह था कि वह उनमें से एक भी ढूंढ पाता। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी प्रवेश कर गई। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी कमजोर बिंदुओं में से एक पर जा लगी। बूम! इस बार का प्रभाव अलग था। अभी भी छोटा, अभी भी इतना बड़ा नहीं कि कोई भेद कर सके, लेकिन पहले उसके हमलों से उत्पन्न किसी भी प्रभाव से कहीं अधिक बड़ा। माइकल की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। उसने फिर हमला किया, धड़ाम, और फिर धड़ाम। हर वार के साथ कमजोर बिंदु थोड़ा और कांपता गया, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था। हालांकि वे परिणाम एक सिद्धांत बनाने के लिए पर्याप्त थे। अगर मैं बार बार एक ही बिंदु पर प्रहार करता रहूं तो शायद मैं एक अस्थायी अवसर पैदा कर सकूं। एक व्यक्ति से अधिक का अंतर भी पर्याप्त होगा। माइकल ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर आशा की झलक पहली बार दिखी जब से वह यहाँ आया था। वह जानता था कि कहना आसान है, करना मुश्किल। एक कमजोर बिंदु भी काफी मजबूत साबित हो सकता था। यहाँ तक कि जब उसने अपने हमले ठीक उसी जगह केंद्रित किए जहां अवरोध सबसे कमजोर था, तब भी प्रगति नगण्य थी। फिर एक और विचार आया। उसकी निगाहें एक बार फिर उस अवरोध के पार गईं। अपनी गहरी समझ से वह देख सका कि कई कमजोर बिंदु पूरी तरह से अलग थलग नहीं थे। वे अलग अलग तो थे, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे। उनमें से कई अस्थिरता के एक ही व्यापक जाल से जुड़े हुए थे, जिससे वह सोचने लगा, क्या होगा अगर वह एक साथ कई लोगों पर हमला कर दे। यदि अकेले किसी एक बिंदु को खोलने की व्यक्तिगत शक्ति उसमें नहीं थी, तो शायद कई जुड़े हुए कमजोर बिंदुओं को एक साथ ध्वस्त करने से उसे वह परिणाम मिल सकता था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जैसे ही यह विचार मन में आया, माइकल ने तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर भूले हुए लोगों का क्षतिग्रस्त ताबूत बाहर निकाला। ताबूत हवा में उसके बगल में प्रकट हुआ और माइकल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। भीतर से मरे हुए लोग निकलने लगे, एक के बाद एक, फिर दर्जनों की संख्या में, फिर बाढ़ की तरह। उसके चारों ओर हवा में उसके सबसे शक्तिशाली 100 मरे हुए प्राणी प्रकट हुए, और उनकी उपस्थिति से वातावरण तुरंत ही सघन हो गया। शुरुआत अधूरी थी। सारा ध्यान रैंक 4 की ओर जाने वाले रास्ते को समझने पर केंद्रित था। कई कारणों से लिली को बुलाया नहीं जा सका, और लकी माइकल के भीतर एक उत्कीर्णन के रूप में बना रहा। तो ये दूसरे सबसे मजबूत थे। भूत, फीका, नीला, बैंगनी, राजकुमार, अमर मानवाकार योद्धा, जादूगर, जानवर और अन्य सभी कम से कम रैंक 3 की शक्ति रखते हुए। कुछ क्षणों के लिए वे अपने स्वामी के चारों ओर चुपचाप मंडराते रहे। तभी माइकल की आवाज हवा में गूंज उठी, फैल जाओ। वे तुरंत हरकत में आ गए। विजडम की स्थिति में माइकल ने एक के बाद एक कमजोर बिंदुओं की पहचान की और प्रत्येक स्थान पर समूहों को नियुक्त किया। कई मरे हुए प्राणी उसके द्वारा चिन्हित अवरोध के प्रत्येक दोषपूर्ण भाग की ओर दौड़े और अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचने पर ही रुके। माइकल की आंखों में ठंडी एकाग्रता की आग जल रही थी। मारते रहो। अगले ही पल ब्राइट गेट के बाहर आकाश में धमाकों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बूम 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 बूम। बाधा एक साथ कई बिंदुओं पर फैल गई। एक मरे हुए हाथी ने पूरी ताकत से एक हिस्से पर प्रहार किया। एक विशालकाय मरे हुए बकरे ने दूसरे हिस्से पर धावा बोला। मंत्रों का जाप करने वालों के हाथों से मंत्र फूट पड़े, केंद्रित ऊर्जा के साथ कमजोर बिंदुओं पर प्रहार किया।
भारी भरकम मरे हुए दरिंदों ने मुख को हथियारों, पंजों और सींगों से प्रहार किया। माइकल ने स्वयं अपने द्वारा चुने गए पैटर्न के केंद्रीय बिंदु पर प्रहार किया, अनुक्रम का समन्वय किया, जबकि अन्य लोगों ने आसपास की खामियों पर हमला किया। इस बार परिणाम तत्काल मिला। ये तरंगे पहले उत्पन्न हुई किसी भी तरंग से कहीं अधिक विशाल हो गईं। ये एक साथ कई हिस्सों में कंपन पैदा कर रही थी और जैसे जैसे तनाव जुड़े हुए कमजोर बिंदुओं के माध्यम से फैलने लगा, तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, संयुक्त हमले के चलते पारदर्शी दीवार अनियमित रूप से चमकने लगी। उसके चारों ओर मौजूद ऊर्जा में विकृति और भी बढ़ गई। माइकल ने आराम नहीं किया और जोर से मरे हुए लोग तुरंत आज्ञा मान गए। प्रभाव और भी तीव्र हो गए। बूम 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 बूम। शहर के अंदर से उस अवरोधक के उस हिस्से की ओर देखने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ बेहद विचलित करने वाला दृश्य दिखाई देता। सीलबंद दीवार के उस पार आकाश में लटके हुए 100 मरे हुए प्राणी अपने स्वामी के निर्देशानुसार उस पर लगातार प्रहार कर रहे थे, मानो कोई सेना स्वयं आकाश को फाड़कर बाहर निकलना चाहती हो। शहर के एक सुनसान हिस्से में एक अधूरे परिसर के नीचे छिपा हुआ कई आकृतियां एक विशाल जादुई घेरे के चारों ओर खड़ी थीं। कक्ष में मंद रोशनी थी, केवल फर्श पर खुदे हुए शिलालेखों की अस्थिर चमक से ही प्रकाश फैल रहा था। काली नीली रेखाएं नसों की तरह धीरे धीरे स्पंदित हो रही थीं। वृत्त के केंद्र में एक आकृति खड़ी थी, जिसके दोनों हाथ थोड़े ऊपर उठे हुए थे, आंखें बंद थीं और वह ऊर्जा के एक जटिल प्रवाह को बनाए हुए थी। उसके चारों ओर अन्य लोग मौन प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उनमें से एक ने पूछा, सुरक्षा घेरा कैसा है? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें व्याप्त तनाव को नजरअंदाज करना असंभव था। ऊपर के अधिकारी यह पुष्टि चाहते हैं कि यह ठीक से काम कर रहा है। अगर नहीं, वे थोड़ी देर रुके तो हमें इसकी भरपाई के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। किसी को भी इस बात पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं था। यह शैतानी गुट था। इनमें बलवान लोग कमजोरों का शोषण करते थे। यदि इतनी बड़ी परियोजना अक्षमता के कारण विफल हो जाती तो निश्चित रूप से कई जाने जाती, और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई। वृत्त को थामे रखने वाले व्यक्ति ने अंततः अपनी आंखें खोली। हाँ, उसने कहा, यह स्थिर है। कमरे में बहुत मामूली सी ही हवा का संचार हुआ। वह शांत भाव से बोलते रहे, उनकी आवाज में एक शांत गर्व झलक रहा था। खैर, हम यहाँ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि फेडरेशन की हालिया कार्रवाइयों ने हमें तय समय से पहले काम शुरू करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हम कभी भी अप्रस्तुत नहीं थे। इस बाधा को तोड़ने के लिए उन्हें कई सम्राट श्रेणी के अलौकिक शक्तियों की एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी, और हमारे पास भी इनकी कोई कमी नहीं है। जहां तक हमें पता है, दोनों पक्ष अभी लड़ रहे हों। ये सुनकर अन्य अलौकिक प्राणी मुस्कुराए और आपस में चर्चा करने लगे। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि केंद्र में मौजूद आकृति के चेहरे के भाव में क्षणिक रूप से बदलाव आया था, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? एक पल के लिए उसे कुछ महसूस हुआ। अवरोध में कहीं एक हल्की और क्षणिक दरार खुल गई, लेकिन वह अनुभूति जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से गायब हो गई और वह सचमुच निश्चित हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने खुद को रोक लिया। सुरक्षा घेरा को स्थिर घोषित करने के तुरंत बाद उसमें दरार पड़ने की घोषणा करना शर्मनाक होगा, और वैसे भी उसने शायद गलत अनुमान लगाया होगा। संभवतः शहर के बाहरी इलाके में वापस आकर माइकल ने खुद को अपने पीछे की पारदर्शी दीवार को घूरते हुए पाया। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा सा डर बाकी था। ठीक उसी क्षण, जैसा कि उसने आशा की थी, जुड़े हुए कमजोर बिंदुओं पर संयुक्त दबाव इतना पर्याप्त था कि अवरोध अस्थिर हो गया। एक पल के लिए एक दरार खुल गई। माइकल ने जैसे ही वह दिखाई दिया तुरंत हरकत में आ गया। सोचने का एक पल भी नहीं दिया। अपनी पूरी गति से भागते हुए उसने अपने मरे हुए साथी को याद किया। फिर भी वो बहुत करीब था। अगर वह खाई बंद होने से पहले ताबूत को वापस खींचने में तेजी नहीं दिखाता तो वह उस हाथ को खो देता जो उसने बाधा के दूसरी तरफ ताबूत को पकड़ रखा था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। अपनी सांसों को सामान्य करने के बाद ही उसने बाधा की ओर देखना बंद किया और अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया। विदूषक संपर्क अभी भी कायम था, और शहर के बाहर के विपरीत अवरोध के भीतर का स्थान अभी भी उपयोग योग्य था। बिना किसी झिझक के माइकल गायब हो गया और जेस्टर की दिशा में टेलीपोर्ट हो गया। हर छलांग में वह शहर के बड़े बड़े हिस्सों से गुजरता था। उसकी आकृति इतनी तेजी से प्रकट और गायब होती थी कि जो भी उसे एक झलक देख पाता उसे वह एक टिमटिमाते भूत की तरह लगता। नीचे खंडहर हो चुकी सड़कें टुकड़ों में बिखर गईं। घबराए हुए नागरिक, जमीन में दरारें पड़ गईं। अलौकिक शक्तियां हवा में उड़ने लगीं। अंधेरा आसमान, चीखें। माइकल ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। हर छलांग उसे जेस्टर के और करीब ले जा रही थी। शहर के दूसरी तरफ जेस्टर अभी भी अपनी बाहों में आंटी मिया और लिली को लिए हुए बैरियर के किनारे के पास खड़ा था। तभी उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुरुजी, यह विचार उसके मन में अभी आया ही था कि उसके ठीक सामने की जगह अचानक मुड़ गई। उसमें से एक आकृति बाहर निकली। माइकल। एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर माइकल की नजर तुरंत जेस्टर की बाहों में पड़े दो बेहोश शरीरों पर पड़ी। आंटी मिया, लिली। उसके सीने का तनाव तुरंत कम हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, जिसका उसे एहसास ही नहीं था कि वह उसे रोके हुए था। माइकल तेजी से करीब आया और दोनों को ध्यान से देखने लगा। फिर उसकी नजर जेस्टर पर पड़ी। क्या हुआ? आसमान में दरारें देखकर लिली की प्रतिक्रिया बहुत खराब हो गई, और हालांकि आंटी मिया सहयोगी थी, मुझे उनके लिए चीजें आसान बनानी पड़ी। माइकल उसे घूरता रहा। जेस्टर ने भी पूरी तरह शांत भाव से पलट कर देखा। कुछ देर रुकने के बाद माइकल ने कहा,
तुमने उन दोनों को नॉकआउट कर दिया। कृपया